और अब एक बात बड़ी खबर की जो कि उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर है, जहां पर फरार शूटरों और आरोपियों पर बढ़ सकता है इनाम। 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है इनाम। और जानकारी हम लेंगे संजय खान से। संजय, उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर खबर है कि जो फरार आरोपी हैं, फरार शूटर हैं, उन पर रखा हुआ इनाम बढ़ाया जा सकता है। संजय, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी हमलावर थे, जितने भी शूटर थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों को तो चिन्हित किया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन की गिरफ्त में किसी भी तरीके से कोई शूटर या हमलावर नहीं आए, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने 50,000 का इन हमलावरों और शूटरों के ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था, जिसको लेकर कई दिन बीत जाने के बाद जो कि प्रशासन की कई टीमें इस पे काम कर रही हैं, अन्य जनपदों में भी छापेमारी कर रही हैं, चाहे एसटीएफ की, एसओजी की या पुलिस की टीमें हो, चाहे लखनऊ की यूनिट हो या वाराणसी की, तो हर एक तरीके से छापेमारी तो की जा रही, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके के कोई भी शूटर या हमलावर पुलिस प्रशासन के हाथ में नहीं लगे। अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा ने शासन को ये प्रस्ताव भेजा है कि इनका इनाम जो है 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे ही शासन को ये लिखित भेजे हैं। अब शासन स्तर पे जो भी आदेश मिलेगा उसके आधार पर इनाम इनका हमलावरों का या शूटरों का बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल संजय, देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक हमलावर जिसने आज ही बिहार के कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है, तो वहीं एक जो आरोपी था वो मुठभेड़ में मार भी गिराया गया। ऐसे में और भी कई आरोपी हैं अभी जो कि फरार चल रहे हैं, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इनके ऊपर इनाम बढ़ाया जाए या फिर वो तमाम कोशिशें की जाए जिनसे पकड़ में आ सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार के सासाराम कोर्ट में अरमान नामक व्यक्ति को जो पहचान हुई थी, हमलावर थे बाइक से जो गुड्डू मुस्लिम को बैठाल के आए थे, इसकी पहचान हुई थी। तो ये सूत्रों से ये पता चल रहा है, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि पूरी तरीके से प्रयागराज में नहीं हो पाई कि हमलावर सासाराम में जो अरमान था वो सरेंडर किया है। तो ऐसे में अगर वो सरेंडर किया है तो कहीं ना कहीं पुलिस की ये कमियां साबित हो रही हैं कि जो हमलावर प्रयागराज से वो बाहर बॉर्डर को चले गए और वो जाकर के दूसरे जगह वो सरेंडर कर रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस की ये नाकामी एक तरीके से साबित हो रही है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और अन्य जगहों पे जाकर के वही हमलावर अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे जो पुलिस वर्क आउट कर रही है, काम कर रही है, लगातार इसमें मेहनत तो कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ किसी भी हमलावर का ना लगना, इसको लेकर के इनका इनाम बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका संजय खान जानकारी के लिए। तो 50,000 के नामी हैं फिलहाल अभी सभी शूटर, लेकिन अभी इनके ऊपर इनाम जो है वो उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी सब के सब फरार हैं, कोई भी पुलिस की गिरफ्त से में नहीं आया है, और इसी के चलते इस राशि को बढ़ाया जाएगा। और अब एक और बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर विधायक रमाकांत यादव को लेकर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई है। हाईकोर्ट ने चुनाव सिस्टम को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। माफियाओं का चुना जाना चुनाव सिस्टम की गंभीर खामी है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। साथ ही लोकसभा विधानसभा के लिए चुना जाना सिस्टम की खामी है। मौजूदा लोकसभा के 43% सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे संजय खान से। संजय, देखिए जिस तरीके से लगातार जो तमाम आपराधिक पृष्ठभूमि से जीत कर आते हैं उनको लेकर आज बेहद ही तल्ख टिप्पणी करी है हाईकोर्ट ने, और इसके अलावा रमाकांत की जो बेल याचिका थी वो भी खारिज कर दी गई। जी बिल्कुल साक्षी जी, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी की है, बहुत सही तल्ख टिप्पणी हुई। विधायक रमाकांत यादव के जहरीली शराब कांड में रमाकांत यादव ने अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोगों का लोकसभा या विधानसभा पहुंचना सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है। सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो मौजूदा लोकसभा के 43 सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि के हाईकोर्ट ने कहा। तो ऐसे में माफियाओं का चुना जाना चुनाव सिस्टम की गंभीर खामी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया कि ये
सबसे बड़े सवाल है कि जो भी माफिया है, जो भी आपराधिक तत्व के हैं, ये जेल में रहते हुए भी इनको टिकट मिल जाता है और चुनाव जीत जाते हैं। तो ऐसे में जो विधानसभा की खामियां है लोकसभा की, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अब आपराधिक जो लोग हैं इनको चुनाव में न भेजा जाए और इनको इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमाकांत यादव की अर्जी खारिज करते हुए जमानत अर्जी इनके ऊपर तल्ख टिप्पणी की, जो सपा के विधायक रह चुके हैं रमाकांत यादव। और देखिए संजय, जिस तरीके से खुद कोर्ट ने रमाकांत को डॉन भी माना है, और न केवल रमाकांत की यहाँ पर बात की बल्कि और भी जो ऐसे तमाम प्रतिनिधि होते हैं जिनके ऊपर कई सारे आपराधिक मुकदमे होते हैं या फिर जो इस पृष्ठभूमि से आते हैं, उसको लेकर तमाम बड़ी बातें कही हैं। आज हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ये दर्शाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, लोकतंत्र के चुनाव सिस्टम में गंभीर खामी है, लूप होल है। जी बिल्कुल साक्षी जी, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की, तल्ख टिप्पणी है कि ऐसे जो लोकसभा में जो सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसे आपराधिक लोग हैं जो विधानसभा और लोकसभा पहुंच करके अपने वर्चस्व को बढ़ाते हैं और इनके ऊपर कई गंभीर मुकदमे भी दर्ज होते हैं, जो कि कई आपराधिक मुकदमे होते हैं। तो इसको लेकर के ये बड़ी खामी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही और सिस्टम में ये लापरवाही कही कि जैसे ऐसे सिस्टम में, ऐसे लोकसभा चुनाव में या किसी भी तरीके से जो सिस्टम है, ये बड़ी खामियां हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको तल्ख टिप्पणी करते हुए जो भी रमाकांत यादव और अन्य जो भी आपराधिक है, जो विधायक है, इनको भी कई तरीके से तल्ख टिप्पणी करते हुए सख्त निर्देश दिए कि ऐसे पे सवालिया निशान खड़े होते हैं, ऐसे लोगों को अब रोका जाना न्याय हित में उचित होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संजय। तो देखिए, आजमगढ़ की फूलपुर विधानसभा सीट से है ये विधायक रमाकांत, जिनकी अब याचिका खारिज हो चुकी है, बेल अर्जी। और अब बड़ी खबर है कानपुर से, जहां पर कम नहीं हो रही है इरफान सोलंकी की मुश्किलें। बता दें कि नोएडा, मुंबई की संपत्ति अभिनव मुनादी होगी सीज। मुंबई की यानी कि कानपुर से भी बाहर अब कार्रवाई होगी। ये कानपुर से बड़ी अपडेट है। मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही हैं इरफान सोलंकी की। समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना जागबोई कानपुर नगर में इरफान सोलंकी की संपत्ति 2/156 SIG स्वयं जयंती विस्तार कानपुर नगर क्षेत्रफल 163.33 वर्ग मीटर को धारा 14(1) के अंतर्गत राज्य सरकार में वितरित किया जाता है। धन्यवाद। पर और अधिक जानकारी के लिए रुक करते हैं सीधा आशीष तिवारी का, जो कि हमारे साथ कानपुर से लाइव फिर जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए जिस तरीके से सपा विधायक की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है, पहले कानपुर में 29 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है और अब ये संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई केवल कानपुर तक ही सीमित नहीं रहेगी, आने वाले वक्त में मुंबई में भी होगी, आज गाजियाबाद में हो रही है और फिर नोएडा में भी। जी बिल्कुल साक्षी, इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से 29 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त हो चुकी है, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है पुलिस, जब्तीकरण की कार्रवाई कर रही है, चाहे इरफान सोलंकी हो, उनके भाई रिजवान सोलंकी हो, उनके जो सहयोगी हैं। कुल जो गैंगस्टर चार्ट बनाया गया है 8 लोगों का बनाया गया है। अब इरफान सोलंकी की जो संपत्ति है वो जब्तीकरण की कार्रवाई का दायरा पुलिस ने बढ़ा दिया है। नोएडा जो टीम है वो पहुंच चुकी है, वहां पर आज जो गाजियाबाद की जो उनकी संपत्ति है उसे जब्त किया जाएगा और ये जब्तीकरण जो होगा वो बिना मुनादी के होगा, क्योंकि दूसरे जिले का मामला है, इसलिए मुनादी नहीं की जाएगी। सीधे जो संपत्ति है उस पर ताला सीज किया जाएगा, ताला डाला जाएगा और नोटिस एक्सपायर कर दी जाएगी। कल जो कार्रवाई होगी वो जो गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा है, वहां की जो संपत्ति है इरफान सोलंकी की, उसे जब्त किया जाएगा। अगर कुछ भी कानूनी अड़चन नहीं आई तो रविवार तक ये जो जब्तीकरण की कार्रवाई है गाजियाबाद और नोएडा की गौतम बुद्ध नगर की, वो कार्रवाई पूरी करके जो टीम है रविवार तक वापस आ जाएगी। उसके बाद मुंबई जो बांद्रा में स्थित इनका फ्लैट है इरफान सोलंकी का, उसकी कार्रवाई के लिए टीम यहाँ से रवाना हो जाएगी मुंबई के लिए। वहां पर भी मुनादी नहीं की जाएगी, सीधे जो नोटिस है वो चस्पा किया जाएगा और वो जो फ्लैट है वो सीज किया जाएगा। निश्चित तौर पर इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जो पुलिस टीम है गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई हो रही है और जो दायरा है वो बढ़ा दिया है। अब जिले के बाहर जो संपत्तियां हैं, साथ ही स्टेट के बाहर, क्योंकि मुंबई की जो संपत्ति है उस पर भी कार्रवाई होगी। लगभग 200 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की जा चुकी है, जिसमें पुलिस ने जब्तीकरण की कार्रवाई में तेजी ला दी है। 29 करोड़ की जो संपत्ति है कानपुर में वो पहले सीज की जा चुकी है और आज जो टीम है
वो नोएडा पहुंच चुकी है। आज जो कार्रवाई होनी है वो गाजियाबाद की जो संपत्ति है इरफान सोलंकी की, उस पर कार्रवाई होगी। और कल जो है वो नोएडा स्थित जो गौतम बुद्ध नगर उनकी संपत्ति है उस पर कार्रवाई की जाएगी, जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जी साथी, बिल्कुल। देखिए आशीष, चौतरफा कार्रवाई हो रही है अब इरफान सोलंकी के ऊपर। मुंबई में भी कार्रवाई होगी और जल्द, अब क्योंकि आज गाजियाबाद में भी कार्रवाई होने वाली है। साथ ही अपडेट है कि नोएडा भी टीम पहुंच चुकी है प्रशासन की कार्रवाई करने के लिए। नोएडा में कहां पर ये कार्रवाई बताई जा रही है जब्तीकरण करने को लेकर? साथ ही क्या केवल नोएडा और गाजियाबाद, साथ ही मुंबई, इसके अलावा किस तरह से अब गैंगस्टर एक्ट के तहत ही कार्रवाई की जा रही है और जगहों पर? जी साक्षी बता दूं, नोएडा में कल जो है गौतम बुद्ध नगर में कार्रवाई होगी। आज गाजियाबाद में टीम जो है नोएडा पहुंच चुकी है, लेकिन गाजियाबाद में आज कार्रवाई होनी है। इसके पहले मैं बता दूं, कल भूमाफिया जो है वो घोषित किया जा चुका है। इरफान सोलंकी समेत उनके जो साथी हैं, रिजवान सोलंकी जो उनका भाई है वो उन्नाव में पहले ही भूमाफिया घोषित था, टॉप 10 भूमाफियाओं में था। उसके बाद रिजवान सोलंकी को भी रखा गया है, इरफान सोलंकी को भूमाफिया घोषित किया गया है। नोएडा स्थित मुंबई में जो चिन्हित की गई है, अभी जो 200 करोड़ की संपत्ति सामने आई है लगभग, जो उनके रिश्तेदार भाई और इरफान सोलंकी के नाम पे है, जो अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति है वो लगभग 200 करोड़ की है। उस पर कार्रवाई हो रही है और निश्चित तौर पर आगे की जो कार्रवाई होगी वो अलग जिलों में, क्योंकि लखनऊ में जो संपत्ति है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, उन्नाव पे जो संपत्ति है वो भी कार्रवाई हो सकती है, मुंबई में भी और संपत्ति हो सकती है, उस पर जांच चल रही है। लेकिन मुंबई बांद्रा स्थित जो फ्लैट है इनका, उसको चिन्हित किया जा चुका है। उसके लिए टीम रवाना होगी और उसको जब्त किया जाएगा। हालांकि जो जिले के बाहर है, स्टेट के बाहर है, वहां मुनादी नहीं की जा सकेगी, लेकिन सीधे सीज किया जाएगा और नोटिस चस्पा कर दी जाएगी। अभी जो कार्रवाई होनी है वो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और गाजियाबाद में होनी है। आज जो कार्रवाई होगी वो गाजियाबाद में होगी। टीम वहां पर पहुंच चुकी है और गाजियाबाद में थोड़ी देर में कार्रवाई वहां शुरू होगी और जब्त किया जाएगा। कल जो कार्रवाई होनी है नोएडा में होनी है। उसके बाद अगर कोई कानूनी, क्योंकि दूसरा जिला है, कानूनी प्रक्रिया लंबी हो जाती है तो वहां पर पुलिस का भी सहयोग लेना पड़ेगा। अगर कोई अड़चन नहीं आई तो रविवार तक टीम जो है वो वापस आ जाएगी। उसके बाद मुंबई बांद्रा के लिए रवाना होगी टीम और मुंबई में जो संपत्ति है इरफान सोलंकी की, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी साथी, ठीक है आशीष, आपका शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। तो सपा विधायक की कानपुर में 29 करोड़ की संपत्ति जब्त होने के बाद अब ये जो संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई है इसका दायरा बढ़ चुका है और अब ये नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई तक कार्रवाई होने वाली है। और अब बात कानपुर की ही, जहां पर दोषी पाए गए 6 पुलिसकर्मियों पर आज सदन में सुनवाई होगी। पुलिसकर्मियों पर विधानसभा में विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना करने का मुकदमा दर्ज है। बता दें कि इस मामले की करीब 1.5 साल तक सुनवाई हुई थी। सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 पुलिसकर्मियों को दोषी भी पाया गया। 19 साल पहले आरोपी पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज के दौरान पूर्व विधायक सलील की टांग तोड़ दी थी, जिसे लेकर सदन में पुलिसकर्मियों को तलब भी किया गया था। डीजीपी ने सभी पुलिसकर्मियों को आज दोपहर 12 बजे तक सदन में पेश होने का आदेश भी दिया है। सितंबर 2004 में बिजली कटौती के खिलाफ डीएम को ज्ञापन देने के दौरान लाठीचार्ज किया गया था और इसी मामले को लेकर देखिए अब बड़ी अपडेट यही है कि सुनवाई होनी है और ये जो सुनवाई है उसका वक्त तय किया गया दोपहर 12 बजे का, जब मामले में सुनवाई होगी। तो इससे पहले देखिए विधानसभा में जो अदालत है, यानी कि जो कटघरा वाली अदालत है, वो 1964 में लगी थी। इसके बाद अब जाकर 2023 में ये कटघरे वाली जो कोर्ट है वो देखने को मिलेगी विधानसभा के भीतर। और 6 पुलिसकर्मियों पर आज सजा होगी और अगर सजा होती है उसके बाद सीधे पुलिसकर्मी विधानसभा से जेल भी जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा जिसकी कार्यवाही चल रही है और सत्र का क्योंकि 11वां दिन भी आज है और 11 बजे सत्र शुरू हो चुका है, जिसके बाद जानकारी है कि 12 बजने के आसपास ही सुनवाई होगी। और जानकारी हमने की आशीष तिवारी से। आशीष, क्या है आपके पास अपडेट? कटघरे में आज होंगे 6 पुलिसकर्मी जिनको आज सजा सुनाई जाएगी। जी साक्षी, बिल्कुल। और ये पूरा अगर मामला मैं बता दूं 2004 का है, जिस समय कद्दावर नेता है सलील बिश्नोई
भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में एमएलसी हैं, उस समय आर नगर सीट से विधायक थे और बिजली कटौती को लेकर इन्होंने आंदोलन किया था। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री उस समय मुलायम सिंह यादव थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये मामला सदन में भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। और जो सीओ थे, तत्कालीन सीओ थे बाबू पुरवा और किदवई नगर एसओ थे ऋषिकांत शुक्ला और जो सीओ थे अब्दुल समद, जो उस समय बाबू पुरवा के सीओ थे, उन पे आरोप है। साथ ही 6 पुलिसकर्मियों पे आरोप है। उन्होंने लाठीचार्ज किया था और 3 जगह से फ्रैक्चर हुआ था सलील बिश्नोई का, जो विधायक आर नगर के थे। बिजली कटौती को लेकर आंदोलन कर रहे थे बड़े चौराहे पे, उस समय ये मामला सामने आया था। उसके बाद FIR ना लिखी गई थी, काफी जद्दोजहद के बाद FIR हुई है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत पत्र भेजा था सलील बिश्नोई ने और लगातार उस पे अपडेट रहते रहे हैं, लगातार शिकायत पत्र लिखा जा रहा था। उस पे क्या कार्रवाई हुई है वो मांग रहे थे, गुहार लगा रहे थे। उसके बाद 1964 में एक ऐसा मामला आया था जब सदन के पास इस तरह का मामला गया था और अब 2004 का ये मामला है। 19 साल बाद कहीं ना कहीं सलील बिश्नोई हैं, सत्तावर नेता भारतीय जनता पार्टी को, वहां उन्होंने सदन से न्याय की गुहार लगाई थी और सदन ने दोषी पाया है 6 पुलिसकर्मियों को। सीओ अब्दुल समद के साथी ऋषिकांत शुक्ला जो हैं, वर्तमान में तत्कालीन एसओ थे किदवई नगर के, और उनके समेत 6 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया है। आज तलब किया है सदन ने, आज उन पर जो सजा है वो तय की जाएगी। निश्चित तौर पर 12 बजे उनको DSP को जो आदेश दिया गया है DGP को कि पुलिसकर्मियों को दोपहर 12 बजे तक सदन में पेश किया जाएगा। बिल्कुल आशीष, बड़ी लड़ाई लड़ी है भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल आशीष, देखिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और उस वक्त जब उनको फ्रैक्चर भी हुआ था तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह मुलाकात करने भी पहुंचे थे और कहा था कि सलील तुम धैर्य मत खोना, लेकिन काफी लंबे बाद लगभग 19 साल बीत गए इस मामले में न्याय मिलने में और आज जो सजा है वो भी हो सकती है। इन पुलिसकर्मियों के नाम क्या है? ये मैं बता दूं, तत्कालीन जो सीओ थे अब्दुल समद, ऋषिकांत शुक्ला जो एसओ थे उस समय किदवई नगर के, त्रिलोकी सिंह, छोटे सिंह, विनोद मिश्रा और मेहरबान सिंह, इन पे आरोप तय हो चुके हैं। जो सीओ हैं अब्दुल, वो DSP पर से रिटायर हो चुके हैं। बाकी जो 5 पुलिसकर्मी हैं वो अभी तैनात हैं, वो सर्विस पर हैं। उनको आज पेश किया जाएगा और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा मामला था और सदन में भी ये उठा था। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उस समय तत्कालीन उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह, वो मिलने पहुंचे थे सलील बिश्नोई से। 3 जगह फ्रैक्चर हुए थे, लाठीचार्ज किया गया था। वो वर्तमान में विधायक थे आर नगर सीट से, इसलिए विशेषाधिकार हनन का ये आरोप लगाया था और विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत की गई थी। उसके बाद 2004 के बाद 19 साल बाद कहीं ना कहीं वो 1.5 साल तक ये जो समिति गठित की गई थी उसमें जांच चली है 1.5 साल तक। उसके बाद दोषी पाया गया है 6 आरोपियों को, जिसे आज सदन में पेश किया जाएगा और सदन उन पर जो सजा है वो तय करेगा। जी साक्षी। ठीक है, शुक्रिया आपका आशीष विस्तार से जानकारी देने के लिए हमको इस खबर के बारे में। वक्त का ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।